नमस्कारम। हाँ जी, आज हम नमस्कार। आज से जो फ़ॉर्मूला देने का जो हमारी तौर तरीका है उसमें एकल द्रव्य और कुछ उससे थोड़ा सिंपल वाली चीज़ें लेकिन जो बहुत ज़बरदस्त जिसका रिज़ल्ट दिख सकता है, ऐसे सामान्य छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे फिटकरी। फिटकरी तो सबको पता ही है। ऊपर लिखिए फिटकरी। अब ये फिटकरी क्या है? क्या-क्या इसका गुणधर्म है और किन-किन अवस्थाओं में ये काम करता है, किन-किन रोगों में कैसे-कैसे इसका प्रयोग करना है, अगर ये आपको समझ में आ जाए, तो बहुत सही रहेगा। मतलब फिटकरी सबसे सस्ता चीज़ है। कोई भी फुटकुट ऐसे कुछ गरीब से, है ना, आर्थिक स्थिति में थोड़े कमज़ोर इस तरह के रोगी आए तो हमें उनका भी ख़्याल रखना पड़ता है। तो नमस्कार गुरु। नमस्कार जी। तो नोट करिए ज़रा, ऊपर लिखिए फिटकरी। फिटकरी का रसगुण वीर्य विपाक लिखिएगा। पहले नंबर में तो फिटकरी जो है इसके 3 रस है, कटु, तिक्त और कसाय। अंदाज लगाओ फिटकरी कौन सा दोष को बढ़ाएगा, कौन से दोष को कम करेगा। सबसे ज्यादा कसाय रस है, थोड़ा कम कटु है और उससे थोड़ा कम तिक्त है। वायु को बढ़ाएगा। पित्त में काम करेगा। कफ को कम करेगा, हाँ, कफ को पित्त को भी कम करेगा। ज्यादातर ये कफ के ऊपर ही काम करता है। क्योंकि कसाय है तो ये कसाय होने से स्तंभक होगा, स्तंभन करने वाला। एक और चीज इसमें लिख लेना, यह उष्ण है, उष्ण वीर्य है इसका, वीर्य है उष्ण। अब देखो फिटकरी इज इक्वल टू कसाय उष्ण, कटु उष्ण, तिक्त उष्ण, कैसा हो सकता है? उष्ण वीर्य होने से इसको हम, अगर यह कसाय उष्ण है या कटु उष्ण है तो क्या इसको हम पित्त में दे सकते हैं? बहुत कम देना है या युक्ति पूर्वक तरीका पूरा करके इसको देना है। ऐसा नहीं कि रैंडमली हम किसी भी पित्त वाले को फिट कर ही देंगे तो बात बनेगी नहीं। कहाँ काम करेगा? जहाँ कफ है, पित्त में भी जहाँ वायु के ऊपर आवरण कर रहा है, क्योंकि कसाय रस है, तिक्त भी है। कसाय तिक्त होने की वजह से पित्त में भी हम इसको दे सकते हैं, अनुपान थोड़ा सा चेंज करके, है ना। इस तरह से ना हमें द्रव्यों में जो गुण है, जो उसका गुण रस गुण वीर्य विपाक है, उसके साथ खेलना है हमें, व्यक्ति के अवस्थाओं को देख करके। इसके बाद में ना आप लोगों को आवरण, अन्योन्यावरण के ऊपर में आपको बढ़िया से सिखाऊंगा। अन्योन्यावरण वो बाद में सिखाऊंगा, और अन्योन्यावरण के ऊपर बहुत अच्छा फोकस करना है। अन्योन्यावरण चरक ने जो वात चिकित्सा के बारे में चर्चा किया है, चरक में लिखा है वात चिकित्सा अध्याय, चिकित्सा स्थान में सब कुछ रोगों के बारे में चर्चा करने के बाद अंत में वात रोग चिकित्सा अध्याय ऐसा करके लिखा है। तो उन्होंने पहले तो सारा ही कफ पित्त वात के बारे में बता ही दिया कि ग्रहणी रोग में अगर वातज ग्रहणी होगा तो क्या चिकित्सा करना, अर्श में वातज अर्श होगा तो क्या चिकित्सा करना। फिर अलग सा वात रोग चिकित्सा अध्याय लिखने की क्या जरूरत है? तो यहाँ आचार्य बोलते हैं, मैं थोड़ा सा हटके उस कॉन्सेप्ट, उस टॉपिक में जा रहा हूँ, है ना, फिर लेके आऊंगा इधर ही। तो इसीलिए वो लिखना पड़ा। आप लोग चिकित्सा स्थान में जाकर के एकदम उसको ध्यान से पढ़ना। इसीलिए लिखना पड़ा। आचार्य कहते हैं कि भैया मैंने जो 8-9 रोग तो लिखा है, रोगों के नाम लेते हुए, लेकिन आने वाले समय में ऐसे भी रोग आएंगे जिसका डायरेक्टली संबंध आपको उन रोगों से, न अरसा लग रहा है, न अतिसार लग रहा है, न ग्रहणी लग रहा है, न कुष्ठ लग रहा है, न कुछ लग रहा है, न कुछ लग रहा है, लेकिन बीमार है ना। देखो समय के साथ साथ रोगों की जो रोग बनने का जो तरीका है वो कितना चेंज हो चुका है। पहले जमाने में अपस्मार, जिन्हें हम मिर्गी, क्यों मैं मिर्गी के ऊपर काम करता हूँ इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ग्रंथ में मिर्गी जो अपस्मार रोग जो बताया है, और आज हमारे पास आज जो मिर्गी के रोगी आते उसके साथ कोई सिम्टम्स मिलता ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास रोगी तो आ रहे हैं ना।
क्या हो गया जी? एपिलेप्सी हो गया। और जब हम उसको अपस्मार अध्याय में जाकर के देखते हैं भैया मिर्गी एपिलेप्सी इज इक्वल टू अपस्मार, तो कोई भी लक्षण उसमें मिलता नहीं है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए ग्रंथकार अब एक बहुत गंभीर और गहरी विषय वात चिकित्सा अध्याय में डाल देते हैं। वो कहते हैं कि भैया ऐसा है कि अब हम ये जो चिकित्सा अध्याय में जो बात करने जा रहे हैं, ये वह बात है कि आपको लक्षणों के आधार पर एक दूसरे शब्दोशों का व्यवस्थाओं को समझना है। जैसे अगर कफावृत प्राणवायु, कफावृत प्राणवायु, पित्तावृत प्राणवायु, अन्योन्यावरण, है ना, अपानावृत प्राण, प्राणावृत अपान, समानावृत अपान, तो ये थोड़ा सा इस तरह से अपान वायु समान वायु के कर्म को डिस्टर्ब कर रहा है। और इससे क्या कुछ सिम्टम्स उन्होंने बता दिया वहां पर कि ऐसे ऐसे सिम्टम्स दिखे तो ये आवरण है। तो हमारे पास जो पेशेंट आएंगे उसमें कोई ना कोई तो सिम्टम्स होगा ही, उन सिम्टम्स को आप उस आवरण में ले जाकर के जोड़ दो कि कौन सा आवरण में कौन सी सिम्टम्स की बातें हो रही है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। तो उस तरह की भी बातें हैं कि ये एकदम गहरी और डीपली बातें हैं कि अंदर की बात है कि आप उस चिकित्सा स्थान के उन 8-9 रोगों के अलावा भी कोई ऐसे डिजीज, कोई ऐसा पेशेंट जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये इसको हम क्या करें, क्या चिकित्सा दें। जैसे मैंने आपको वो कुष्ठ, उसके हाथ में पैरों में पसीना आने की बात बताया था। हालांकि कुष्ठ के पूर्व रूप में पसीना की बात तो बताया ही है, बहुत सारी अवस्थाओं में पसीना आता है हाथ पैरों में, लेकिन प्रत्यक्ष दूसरे कोई सिम्टम्स जब दिखता नहीं है तो फिर हमें बड़ी दिक्कत होती है कि इसको हमें चिकित्सा क्या देना, ऐसे अनसन दवाई दे रहे हैं तो कोई फायदा है नहीं। अच्छा चलो उसको भी नोट कर लो जरा, अगर हाथ में पसीना आता है तो क्या करें। तो आप लोगों को जो मैंने एक योग बताया था ना पहले, धुस्तरादि तेल, क्या बोला, धुस्तरादि तेल, यानी धतूरे के बीज से जो हम तेल निकालने के लिए बताए थे, उस तेल को अगर हम हाथ या पैर जहां खूब ज्यादा पसीना आ रहा है वहां पर अगर आप लेप करोगे तो यह भी स्तंभक है, पसीना को आना बंद कर देगा, संकोचक है, स्तंभक है, रोक देगा सारा चीज। तो वो एक अच्छी चीज है, उसको आप मलने के लिए दे दो। थोड़े हम इतर हो गए सब्जेक्ट से, विषय से, चलिए जरा फिर आते हैं फिटकरी। कसाय कटु तिक्त, ज्यादातर कसाय रस है। फिटकरी, इसका वीर्य है उष्ण। फिटकरी विष दोष नाशक है। फिटकरी विष दोष, विष विष दोष नाशक है। ये कसाय होने से फिटकरी ग्राही है। ग्राही का मतलब है स्तंभन रुक जाता है और फैल जाता है, उस स्थिति को हम ग्राही बोलते हैं। जो ग्राही होता है वो शोथ को पैदा कर सकता है अगर वो ज्यादा दोगे तो, स्वेलिंग। ग्राही जो होते हैं ना वो स्वेलिंग उत्पन्न कर सकता है। आगे लिखिए लेखन। लेखन, फिटकरी कैसा है, लेखन करता है। फिटकरी में रक्तस्राव स्तंभक, नोट करिए, रक्त, गुरुजी वापस बोलिए। क्या बोलना, रक्त, लेखन, लेखन, लेखन का मतलब है कुरेदने वाला। क्यों, कसाया है ना, कसाया उष्ण है तो कुरेदने वाला है, ये कुरेदता है, लेखन करता है, परमाणुओं को तोड़ता है, सुखा करके तोड़ देता है। कैसे तोड़ता है, जैसे मान लीजिए कि कोई लबाबदार ऐसा कोई, जैसे मान लीजिए शिलाजीत है और जितना मर्जी उसको कुट लो पिस लो वो कुछ हो नहीं रहा है, वो फैल जाता है लेकिन वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, उसको एक डिब्बे के अंदर रख करके फ्रीज के एकदम ऊपर उसको हम रख देंगे। 24 घंटे के बाद बाहर निकालेंगे तो एकदम ठंडा, शीतल, ठंडा हो गया। जैसा ही ठंडे ठंडे बाहर निकाल करके उसको फोड़ोगे तो एकदम बिखर जाएगा, पूरा चूर चूर हो जाता है। तुरंत मिक्सी में जाकर के आप उसको ग्राइंड करोगे तो क्या हो जाएगा,
पूरी तरह से वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस स्थिति को हम बोलते हैं लेखन। लेखन हो रहा है ये। आगे लिखिए रक्तस्राव स्तंभक। रक्तस्राव सिर्फ रक्त ही नहीं बल्कि जो कुछ भी शरीर में स्राव हो रहा है, स्राव होना बहना, यानी मवाद से घाव से मवाद बह रहा है। वजाइना से ब्लड बार बार निकल रहा है, बह रहा है, स्राव हो रहा है ना। आंखों से पानी स्राव हो रहा है, आंसू निकल रहा है बार बार। अब आप खुद कल्पना करो, फिटकरी स्राव को स्तंभन करता है। और मुख पाक हर, मुंह अगर पक जाए और बहुत ज्यादा थूक आने जैसी स्थिति हो गया, बार बार वहां से सलाइवा जैसा बन रहा है, कुछ ऐसी चीजें हैं, तो वहां पर भी क्योंकि स्तंभक तो है ही मुख पाक हर। तो मान लीजिए कि किसी के गले में कैंसर हो गया और उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो फिटकरी का जो पानी है, या किसी के आप यूं लगा लो कि चोट लग गया और ब्लड बह रहा है ना, चोट लग गया ब्लड बह रहा है, तो बहने को रोकना इज इक्वल टू स्तंभन करना, रक्त को स्तंभन करना। तो फिटकरी काम करेगा कि नहीं करेगा? निश्चित करेगा। कसाया तिक्ता उष्ण है तो वो दीपन भी करेगा, उसके परमाणुओं को जलाएगा, पकाएगा भी और स्तंभन भी करेगा। तो देखो फिटकरी कितना महत्वपूर्ण है। इसीलिए हर घर पे हमारे पूर्वाचार्यों ने, हमारे पूर्वजों ने फिटकरी को घर घर में रखा है। इसीलिए फिटकरी को बहुत बड़ा दवाई मानते हैं, लेकिन ये है कि उसके एक्शन को हमें मालूम नहीं है कि उसको हमें कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है। अब इसका आमयिक प्रयोग करते हैं। हाँ जी, किसी का क्वेश्चन से? गुरुजी ये जो फिटकरी जैसे यूज करते हैं कई बार, जैसे पानी के अंदर डाल के इसको स्वच्छ करने के लिए भी यूज करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो वो पी सकते हैं जैसे पानी, जैसे उसमें क्यों नहीं, एक दो बिल्कुल बार घुमा के और बिल्कुल तब। पी सकते। अभी मैं आपको ना इसका जो बहुत इफेक्टेड जिसका रिजल्ट है वो मैं आपको बता दूंगा। पहले नंबर में किसी का आईवीएस है, मतलब कि कोलाइटिस हो रखा है, उसको पेट बड़ी आंत के अंदर व्रण घाव है और वहां से मवाद निकल रहा है, मल द्वार से मवाद निकल रहा है। उस मवाद को सुखाना है, मवाद बहने नहीं देना है, और बार बार बहने वाले उस मवाद को रोकना है, और साथ साथ में उसको रिपेयर करना है। कोलाइटिस के जो कंडीशन है उसको भी ठीक करे और सारी चीजें करे, स्तंभन करे उस शराब को। तो कुछ नहीं करना है आपने, आपने, मैंने ये नोट किया हुआ यहाँ पर, हाँ ले लीजिएगा जरा 6 रत्ती फिटकरी, फिटकरी का पाउडर ले लेना 6 रत्ती। एक रत्ती बराबर 120 mg होता है। और 5 तोला ले लेना पानी, 1 तोला बराबर कम से कम 12 ml होता है। तो इसका अगर आप बस्ती देते हैं तो ये कोलाइटिस में भी काम करता है, आईवीएस में काम करता है, और खूनी बवासीर में बहुत अच्छा काम करता है, ब्लड को आना बंद कर देगा। ये उत्तर बस्ती के रूप में भी दे सकते हैं लेडीजों को जिसको बहुत ज्यादा पीरियड्स में, मतलब कि हैवी पीरियड्स होते हैं। लेकिन एक चीज ये भी ध्यान देना है कि किसी चीज को स्तंभन वो आम अवस्था में नहीं करना है। मतलब पहले पहले जैसे आज स्टार्ट हो गया ब्लीडिंग होना किसी लेडीज को, तो उसी समय आज ही उत्तर बस्ती, यानी उत्तर बस्ती का मतलब है वजाइना के अंदर इस पानी को डाल देना, वजाइना के अंदर, उसको उत्तर बस्ती बोलते, बाद में सीख लेंगे। मलद्वार के अंदर कैथेटर से इस पानी को डाल दो। पानी थोड़ा रिपीट कीजिए आप गुरुजी एक बार, एक बार रिपीट कर। 6 रत्ती फिटकरी का पाउडर ले लो, 5 तोला पानी में डाल के अच्छी तरह से उसको मिला लो, बढ़िया सा रगड़ लो। फिर मलद्वार के अंदर कैथेटर से सिरिंज के माध्यम से अंदर डाल देना। तो ऐसा अगर आप करोगे तो कोलाइटिस में काम करेगा, रक्त आपका क्या नाम है, बवासीर, खून निकलने वाली जो बवासीर है उसमें काम करेगा।
दूसरे नंबर में नोट करिए, किसी आदमी का शरीर में घाव बना हुआ है, घाव, चोट लग गया, घाव बना हुआ है, घाव कुछ बड़ा ही हो गया। उस घाव में आपने क्या करना है, मुर्दासंग और फिटकरी, मुर्दासंग नोट करिए जरा, मुर्दासंग बाजार में मिलता है और फिटकरी, मुर्दासंग प्लस फिटकरी बरोबर लेना है और लेकर के उसमें लगा देना उस घाव में और उसको ड्रेसिंग कर दीजिएगा। तो ये क्या करेगा, यह उसका स्तंभन कर देगा। क्यों, कसाया है तो इसमें विशद गुण भी है, उष्ण विशद है, देख लो कितना बढ़िया है। तो घाव को अच्छी तरह से भर देगा, ये मवाद नहीं आएगा, खून नहीं आएगा और ये सूख जाएगा पूरी तरह से। सामान्य रूप से घाव बना हुआ है, ब्लड जा रहा है, एक चुटकी भर फिटकरी ले लो और उसमें ऊपर से लगा करके थोड़ी देर तक उसको प्रेस कर दो, मतलब प्रेस नहीं करना, उसको ऐसे ही छोड़ दो क्योंकि दबाना नहीं है, कभी भी घाव में उंगली से प्रेस नहीं करना, नहीं तो आसपास फैलेगा और वहां सूजन होना शुरू हो जाएगा। सामान्य उसके ऊपर फिटकरी लगा दो। अब आ गया नक्सिर, किसी के बार बार नाक से ब्लड आ रहा है, आयुर्वेद बोलता है कि हम उसमें वासा घृत हो गया, वासा घृत हो गया, दुर्वादी घृत हो गया। नक्सीर में नाक फूटा हुआ है भैया, नाक से ब्लड आता है बार बार, रक्त ऊर्ध्व रक्त पित्त में होता है ना, जैसे नाक से ब्लड आ रहा है, तो क्या करे, तो यहाँ आपने कुछ नहीं करना है, सामान्य एक चुटकी फिटकरी ले लो, एक चम्मच गाय का कच्चा दूध ले लो, पका हुआ दूध भी चल जाएगा, और इसको अच्छी तरह से मिला लो और नाक में नस से दे दो, या एक चुटकी फिटकरी एक चम्मच दूध, हाँ बस उसको नाक में 3-3 बूंद दोनों नाक में डाल दो, दिन में 2 टाइम, और ये दूध रख करके पड़े नहीं रहने देना, बस जब डालना होगा तो दूध उसमें मिलाना है। ठीक है, गुरुजी बवासीर में खून है, उसको देंगे कैसे फिटकरी और पाउडर? बाबा, अरे भैया बस्ती देना है, एनीमा, एनीमा, अभी आप बस एनीमा लिख लो, बस्ती लिख लो, बाद में समझ में आ जाएगा एनीमा क्या चीज है। अब ऊर्ध्व या अधोग रक्तपित्त, रक्तपित्त यानी कहीं से भी, आंख से, नाक से, कान से, मुंह से, कहीं से भी, मलद्वार से, पेनिस से, वजाइना से, कहीं से भी ब्लड निकलता है, तो रस सिंदूर 120 mg, फिटकरी कम से कम भी 10 ग्राम, 10 ग्राम फिटकरी और 120 mg रस सिंदूर, इसको लेना है, अच्छी तरह से मिलाना है और रोगी को खाने के लिए देना है। तो ये एक डोज है गुरुजी? हैं, ये सिंगल डोज है गुरुजी? रस सिंदूर ये नहीं 120 mg और फिटकरी 10 आप देखो, ऐसा है मेरे हिसाब से, यहाँ अब यहाँ पर देख लेना कि इतना फिटकरी ज्यादा हो सकता है, 10 एक तोला इजिकल टू 10 ग्राम लगभग, तो ये तो ज्यादा हो गया ना, तो देख लेना आप इसको स्थिति के हिसाब से कम से कम भी उस हिसाब से दे देना, कम से कम भी लगा लो। अब उस जमाने में 10 ग्राम लोग लेते थे, 125 या 20 mg रस सिंदूर तो चलेगा, तो कम से कम भी 50 mg 500 mg तक या 1 ग्राम तक फिटकरी दोनों मिला करके दे दो, तो ये कहीं से भी हो रहा है ऐसे। अच्छा, दूसरे नंबर में अतिसार, डायरिया हो रहा है किसी को, तो देखो डायरिया भी स्राव हो रहा है, उसमें भी बार बार मल निकल रहा है, लेकिन जहां पेट में दर्द हो रहा है, पेट में गुड़गुड़ आवाज आ रही है और अतिसार हो रहा है, तब यहाँ नहीं देना है क्योंकि उसमें स्तंभन नहीं करना होता है। अदरवाइज जहां आपको लगता है कि यार थोड़ा सा डायरिया को रोकना चाहिए, तो वहां क्या करना है आपने, वहां आपने फिटकरी लेना है
कम से कम भी फिटकरी आप यहाँ पर ले लो, 300 mg फिटकरी ले लो और 1 ग्राम इंद्रजौ ले लो। 300 mg फिटकरी और 1 ग्राम इंद्रजौ, इसको दिन में इस मात्रा में दिन में 3 या 4 टाइम तक दे दो रोगी को। अतिसार, जो डायरिया हो रहा है, चट करके बंद हो जाएगा। लेकिन इंद्रजौ कितना है गुरुजी? हाँ, इंद्रजौ कितना? इंद्रजौ कम से कम भी आप 1 ग्राम या 500 mg, 1 ग्राम 2 ग्राम ले लो इंद्रजौ, 2 ग्राम तक भी ले सकते एक बार रिपीट करना, एक बार दोबारा, ये फिटकरी और फिटकरी कम से कम भी 2 से लेकर के 300 mg, 200 से लेकर 300 mg फिटकरी और 1 से लेकर के 2 ग्राम तक फिटकरी। वो कंडीशन और व्यक्ति को देख करके होगा, है ना। दिन में 2-3 बार इसको ले लो, तो ये अतिसार में बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। 2 ग्राम इंद्रजौ 2 ग्राम तक ले लेना, 1 से लेके 2 नहीं, ग्राम। वो ब्लैक वाले लेने हैं या व्हाइट वाले लेने हैं जी? इंद्रजौ लेना, इंद्रजौ। हाँ, इंद्रजौ दो तरह के आते हैं, एक तो शुगर वाला आता है जी और एक जो दूसरा शुगर होता है है, शुगर वाला कड़वा वाला लेना है। कड़वा वाला, ठीक है। अब आ गया, मान लीजिए आपके पास कोई एक पेशेंट आया और उसको विषम ज्वर हो रखा है। विषम ज्वर यानी कभी कभी बुखार चढ़ता है और जब चढ़ता है तो बहुत बुरा हाल कर देता है। तो पता चल जाए कि भैया बुखार आने वाला है, तो उस समय कुछ ऐसा दे दो कि दोबारा उसको बुखार ही ना आए। इसके लिए आयुर्वेद में 2 व्यवस्था है। पहली व्यवस्था ये है, क्योंकि बुखार जो है आमाशयोत्थ व्याधि है। कौन सा व्याधि है बुखार? आमाशयोत्थ व्याधि है, यानी आमाशय उत्पन्न होने वाली व्याधि है। तो आमाशय में अगर ये उत्पादन हो रहा है, इसका मतलब ये आम विष है। आम विष से कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? आमाशय से। तो कुछ आचार्य ऐसा बोलते हैं कि जैसे ही आपको पता चल जाए कि बुखार चढ़ने वाला है, तो तुरंत उसको एक वमन करा दो। वमन करते ही वो जो आमाशय, तो जो आम है वो बाहर निकल जाएगा। एक सेकंड ध्यान से सुनिएगा अभी, है ना, कोशिश नहीं करना, अभी नोट कर लो। लेकिन अब पेशेंट को लगा लो कि हर 10 दिन में बुखार आ रहा है, तो कहाँ हर 10 दिन में उसको वमन दिया जाए। हाँ, अगर 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में बुखार आने की वो क्रम है, तब तो ठीक है कि चलो छोटा सा वमन दे दो, आम निकल जाएगा, बुखार नहीं आएगा। लेकिन हर 10 दिन में, चातुर्थिक ज्वर बोलते हैं जिसको हम, चातुर्थिक, हर 4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने, 2 महीने, 1 साल में, ऐसा करके जो आता है ना बुखार, उसको सभी वो चातुर्थिक ज्वर के अंतर्गत आएगा। उस बुखार में नोट करिए जरा क्या करना है। बुखार आने वाला है, पता चल गया रोगी को बुखार आने वाला है, पता भर चल जाए, तो यहाँ आपने क्या करना है, फिटकरी का फूला लेना है यहाँ पर। अब कच्चा फिटकरी नहीं लेना, इसीलिए क्योंकि कच्चा जो फिटकरी है वह अत्यधिक कषाय रस है। कषाय रस जो होता है ज्वर में नहीं दिया जाता। फिटकरी कैसा रस है? कषाय प्रधान रस है। तो बुखार में कषाय रस नहीं देना होता है। तो इसीलिए यहाँ बोल रहे हैं कि फिटकरी का फूला बना लो। फूला कैसे बनता है? बाजार में मिलता है सप्तिक भस्म, नोट कर लो, सप्तिक भस्म, नहीं तो इसको खुद बना लो। बाजार से लाल फिटकरी लेके आ जाओ, उसको पाउडर बना लो मिक्सी में, और तवे में उसको, जो लोहे के जो तवा है, उस तवे के ऊपर उसको ऐसे करके डाल दो, नीचे से मंदा तो बंद रहेगा जी। है, मंदा आग लगा लो। धीरे धीरे आग मंदा लगेगा तो वो जो फिटकरी है ना, एकदम हलवा जैसा एकदम हो जाएगा, पिघल जाएगा, मतलब अच्छी तरह से वो पानी जैसा बन जाएगा। उसको थोड़ा सा आग बढ़ा दो, थोड़ा सा, अथवा हाँ, मतलब थोड़ा सा आग बढ़ा दो, फिर अच्छी तरह से उबलेगा। फिर बाद में थोड़ा सा आग कम कर दो। इसमें पहले कम करना है, फिर बढ़ाना है, फिर बाद में कम करना है। अच्छी तरह से जब वो पिघल जाएगा, मतलब उसमें से बुलबुला उठना, पानी जैसा लिक्विड फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा ना फिटकरी,
तो आग को थोड़ा-सा बढ़ा दो और थोड़ी देर में जब थोड़ा-थोड़ा सूखने लगे, पपड़ी सा होने लगे, तो आग को कम कर दो एकदम। उसके बाद थोड़ी देर तक सारा वो जो फींट सा जो बना हुआ है ना, सारा सूख जाएगा। फिर थोड़ी देर में पपड़ी जैसा बन जाएगा। फिर चाकू से या चम्मच से किसी चीज़ से नीचे से मारो। हरीश जी ऑडियो बंद करिए। हरीश जी। ठीक है? उसके बाद उसको ला करके खरल में अच्छी तरह से उसको घोट्टा मारिए। मैंने बनाया हुआ है ये। घोट्टा मारिए, उसके बाद एक शीशे के बोतल में डालिएगा। अब आपने क्या करना है, फिटकरी का फूला उस व्यक्ति को जिसको बुखार आने वाला है, विषम ज्वर में, कम से कम भी 2 रत्ती यानी कि 250 एमजी, लगभग 250 एमजी फिटकरी का ये फूला और कम से कम भी 250 एमजी उतना ही खांड डालना है, खांड। ठीक है? ये एक मात्रा हो गया। हर 2-2 घंटे में इसको आप इसको आप दे दो, 3 मात्रा में दे दो, हर 2-2 घंटे में। जैसे मान लीजिए सुबह 8 बजे उसको ऐसा फील हुआ कि बुखार आने वाला है, 7 बजे फील हुआ तो 7 बजे एक पुड़िया दे दो, 9 बजे दूसरा पुड़िया दे दो, 11 बजे तीसरा पुड़िया दे दो, छुट्टी। उसको बुखार ही नहीं आएगा इससे। 3 पुड़िया देते ही उसका बुखार जो है चट हो जाएगा। किसी का कोई क्वेश्चन है? तो ये चूना के बारे में ना जो अक्सर प्रयोग किया जा सकता होगा चूना के बारे में इतना ही है। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। इससे ज्यादा कहीं कोई खास ज्यादा चूना के बारे में इनफ है ये इतना। क्या नाम है फिटकरी के बारे में? फिटकरी की जो बसन बताई ना आपने, चर्म रोग में बड़ा अच्छा यूज करते हैं। किसमें? चर्म रोग में जी। बहुत अच्छा काम करती है। और जैसे महिलाओं को पीरियड की समस्या हो, कोई इन्फेक्शन हो, तो हम उसको ये सलाह देते हैं। और प्रैक्टिकल सर हमने हजारों पेशेंट ठीक किए हैं सर इस चीज से, हजारों पेशेंट। चर्म रोग में बताइए। और मेरे समझ में तो ये है, ये तो मैंने किया है, हमारे गुरुजी भी करते थे, मैंने कई बार पेशेंट में इस तरह के किया है, इसलिए बताया। अब आप जिनके ना चर्म रोग में कैसे होता है? चर्म रोग में मान लो किसी के पानी आता है या मतलब पपड़ी बन जाती है, खा जाती है, तो बिल्कुल रखती है 125 मिलीग्राम पानी में जिसे नॉर्मल वाटर हो, उसको चम्मच से हिला के पेशेंट को पिला देते हैं दिन में 1 बार या 2 बार, बस इतनी डोज है। 5-7 दिन दे दो, फर्क आना चालू हो जाएगा सर। प्रैक्टिकल किया मैंने सर, मेरे पास बनी पड़ी है घर पे, मैं अक्सर बनाता हूँ ये। नोट करिए आप लोग भी इसको। तो इवन सर रिपीट कीजिए ना। तो जो अपने क्रीम बनाते हैं ना, उसमें टंकन बसम और ये मिला के रख लेते हैं, नारियल का तेल डाल चेहरे पे लगा लो, रामबाण है सर। मेरे कल एक बार रिपीट कीजिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैं फिर से बताता हूँ सर, आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही सर। आप बता दीजिए। आप बताइए। जो फिटकड़ी का जो फूला बनाते हैं ना, ये 2-3 चीजों में प्रैक्टिकली बड़ा अच्छा काम करते हैं। जिसके पैर भी फटते हैं ना, तो थोड़ी सी फिटकड़ी मतलब बहुत थोड़ी मात्रा में डालनी है। अगर हम जैसे क्रीम बनाते हैं ना 100 ग्राम, तो उसमें 5 रत्ती 4 रत्ती ऐसे डालनी है, ज्यादा देर तो क्रीम फट जाएगी। और थोड़ा सा उसमें डालो नारियल का तेल, उसका पेस्ट बना के रख लो आप। बीकानेर में जैसे एक वो क्रीम आती है, उसमें 2-3 चीजें मिलाते हैं, शिव शक्ति मलम, हमारे नॉर्थ जोन में सबसे ज्यादा बिकती है वो, पहले फ्री सेवा करते थे। चलिए और चीज नोट करिए, मेरे दिमाग में एक और चीज आ गया। फिटकरी ले लीजिएगा, 1 चूट की फिटकरी लेना है और कम से कम भी गुरुजी रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ हो रहा है। 1 चूट की फिटकरी लेना है और उसको 60 ml खुद से बनाया हुआ गुलाब जल में डालना है। अब क्या करना है, उस गुलाब जल के देखिए जो ढक्कन हो गया ना, गुलाब जल आपने ढक्कन में डाला है ऐसे। अब इसको ऐसे पकड़ करके, ये जो गुलाब जल है ना, ऊपर ढक्कन पकड़ लो और इधर हाथ में से ऐसे करके गिन करके 100 बार मारना है। मार के रखो। कोई भी व्यक्ति जिसके आंखों में से पानी गिरता रहता है, आंखों में से पानी गिरता है, खुजली होती है या आंखों में उस तरीके, लेकिन आंखों में ड्राइनेस होता है, उसमें नहीं देना। जिसके आंखों में जो चश्मा जो
मोबाइल बहुत ज़्यादा देखता है या मतलब धूप में ज़्यादा चलता है और उसकी वजह से उसकी आँखें लाल हो रखा है, आँखें ड्राई है, जलन हो रहा है, वहाँ नहीं देना। जिसके आँखों में रतौंधी है, जिसके आँखों में पानी हमेशा भरा-भरा सा लगता है, कचड़ा सा आता है, अब उस पानी को सुखाना है, कचड़े को साफ करना है, आँखों की उसमें सफाई करनी है। क्योंकि कषाय है, तिक्त कटु है और उष्ण है, ये ध्यान देना। तो ये तो कफ में ही काम करेगा। तो जहाँ आपको उसके सिम्पटम्स कफ वाला है और आँख में पानी आ रहा है, आँख का रेटिना जो है व्हाइट दिख रहा है, उसके जो आँखों के अंदर का जो भाग है और कफ जैसे आपको कुछ फ़ील होता है, उसको लगता है, तुरंत वो ये आप 3-3 ड्रॉप उसके आँख में डालने के लिए बोल दो। उसको इतना अच्छा लगेगा बहुत, लेकिन किसमें नहीं देना जिसको ड्राइनेस है आँखों में, हमेशा आँखें ऐसे करके मीचता रहता है, ड्राइनेस होकर के, है ना? और अब इसमें भी है ना, जैसे आँखें मीचने से जिसको आराम लगता है, उसमें नहीं देना है, क्योंकि ये वायु है। आँखें मीचने से अच्छा नहीं लग रहा है, उसको थोड़ा दर्द का भाव होता है, ये कफ है। जिसमें गीद आती है उसमें भी लाभ करेगा। हाँ? गीद आती है आंखों में, घी कैसे? गीड़ आंखों में मल जो निकलता है। हाँ, 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 उसमें भी करेगा, उसमें करेगा। लेकिन बस ये है कि आँखें लाल नहीं होना चाहिए, आँखों में जलन नहीं होना चाहिए। क्योंकि वैसे ये शीत है ये वैसे शीत है, ठंडा लगता है उसको, लेकिन फिर भी रुक्ष और उष्ण होने की वजह से ये उसको सुखाने का काम करेगा कफ के परमाणुओं को। लेकिन क्योंकि उष्ण है ना, तो पित्त में नहीं देना है और अवशोषण करने वाला कषाय है, तो वायु में भी नहीं देना है। मतलब सीधे से पूछ लो, ऐसा करने से दर्द होता है क्या? अगला बोला हाँ सर दर्द होती है, अच्छा नहीं लगता, उसको दे दो, क्योंकि वो कफ वाला है। ऐसा करने से उसको आराम लगता है, तो उसको ये ना दे करके फिर नेत्र तर्पण करा दो। आँख में कोई भी देसी गाय का जो अपना मेडिकेटेड घी होता है, जैसे त्रिफलाग्रित हो गया, इस तरह की जो चीजें वहां पर आप आँख में नेत्र तर्पण कर दो। तो ये हो गया। और किसी का है कोई फिटकरी के ऊपर? गुरुजी उत्कल जी जो बता रहे थे एक बार आप रिपीट कर दें। उत्कल जी जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि उन्होंने कम से कम 120 mg फिटकरी का फूला, जो फिटकरी का फूला सप्तिक बस में बताया था, उसको आधा कप या 1 कप पानी में डाल करके उसको घोलना है और पी लेना है। यही है ना उत्कल जी? हाँ जी सर, पानी ठंडा नहीं होना चाहिए, उष्ण होना चाहिए, गुनगुना होना चाहिए उष्ण पानी। गुनगुना पानी होना चाहिए। दिन में किस कितने चीज बार? में काम करेगा? 1 से 2 बार बस। दिन में 1 1 से से 2 2 बार बार लेना है। यही कुष्ठ रोग में काम करेगा, स्किन सर। डिजीज। चर्म रोग में जबरदस्त इलाज, जबरदस्त सर, आप करके देखिएगा, हम प्रैक्टिकल कर, बहुत अच्छा रिजल्ट है। अच्छा, आफ्टर शेव भी बहुत बढ़िया है सर, हाँ वो तो है ही। चल, नेचुरल। एंटीबायोटिक क्या बोलते हैं उसको, एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। और जो एक आप पानी के लिए कह रहे थे गुरुजी, हाँ, तो कल जी जैसे वो बता रहे थे ना, वो पानी सा निकलता है, शराब सा होता है, उसके लिए भी ऐसे ही बताया था अभी आपने। हाँ वही है ना, वो तो फिटकरी का शराब जो निकलता है आंखों से ना, तो वो तो गुलाब जल के साथ है ना वो तो। इसके अलावा फिटकड़ी को मंजन के रूप में यूज करते हैं, हल्दी, हाँ, फिटकड़ी, और मैंने सर लिखी हुई 5 चीजें हैं सर। मैं लौंग और उसमें किकर की फली डाल के मैंने पाउडर बना रखा है, मैं वही मंजन करता हूँ घर पे। कोई टूथपेस्ट नहीं करता, कोई भी। दांत बिल्कुल सही है, 32 के 32 दांत आज भी सही है सर, क्या बात है। बहुत अच्छा जिसको बना। जिन्होंने अपने 32 दांत को सही रखना है वो फिटकरी। मेरे पास पहले मैंने एक योग बनाया था इसका ना, दंत मंजन वाला बनाया था, चरक ने बताया हुआ है दंत मंजन के लिए चिकित्सा स्थान में। बहुत अच्छा योग दिया है, मैंने वो बनाया हुआ है पाउडर, जिसको चाहिए वो बता देना, मेरे पास है पड़ा हुआ। चलिए जरा चरक संहिता में चलते हैं, और आज मैं आपको सिंपल सा वेबसाइट के ही हिसाब से मैं आपको दिखाऊंगा, है ना। गुरुजी गुलाब जल कैसे बनाते हैं? गुलाब जल बनाने के लिए जैसे दारू बनाते हैं ना। अच्छा, नहीं पता आपको दारू के बारे में? जैसे अर्क नहीं निकालते, अर्क, गुलाब का फूल ले लीजिएगा, कुकर के अंदर डालिएगा, उसमें थोड़ा पानी डाल देना और उसको थोड़ा सा भिगो करके रख लेना। 12 घंटे के बाद उसको थोड़ा सा मसल लेना, और फिर
उसके ऊपर ढक्कन कुकर लगा लो, कुकर का ढक्कन खोलिए, वहाँ से पाइप लाइए और वो स्टीम अपने योग्य निकाल दो, थोड़ा सा निकल जाएगा। अभी मैं सोच रहा हूँ गुलाब जल निकालने के लिए, तो गुलाब जल ओरिजिनल वैसे तो बाजार में मिलता है, कुछ कुछ फार्मेसी, इधर पंजाब का कोई एक फार्मेसी है वो बनाता है गुलाब जल, मुझे लगता है वो तो सही है। वैसे गुरुजी ये बाजार गुलाब जल और गुलाब अर्क एक ही है? एक ही है, मेरे समझ में तो एक है, अगर नहीं है तो मुझे पता नहीं। एक ही है ना सुरेंद्र जी? एक ही है सर। एक ही है, हाँ। एक ही चलिए जरा अजीर्ण अजीर्ण मंदाग्नि अजीर्ण के ऊपर बात कर रहे हैं ना हम लोग, मंदाग्नि अजीर्ण चरक संहिता हम लोग अभी इसको लेंगे।